वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो आपके ट्राइंगल वाला चैप्टर है, त्रिभुज वाला। इसके बारे में बोर्ड एग्ज़ाम की हम बात करें तो आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क्स के आएंगे। 3 क्वेश्चन 4 नंबर में। आपके एक नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछेगा और 1 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो उनके मार्क्स होंगे 4। तो हमें चैप्टर 6 की जो तैयारी करनी है वो इन 4 मार्क्स के लिए ही करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है। इसमें हमको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है कि जो 4 नंबर हमारे हैं वो कैसे हमें कवर करने हैं वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 में हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर 6 के अंदर सर्वांगसम आकृतियों के बारे में बात की जाएगी कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है। तो सर्वांगसम आकृतियों की हम बात करें तो सर्वांगसम आकृतियाँ वे आकृतियाँ जिनका आकार और जिनकी माप दोनों समान हो वो कहलाती है आपके सर्वांगसम आकृतियाँ। जैसे हम बात करें 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त और 3 सेंटीमीटर का दूसरा वृत्त, एक 3 सेंटीमीटर का और दूसरा भी 3 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों क्या हो गए? सर्वांगसम वृत्त हो गए, क्योंकि इनकी माप और आकार दोनों समान हैं। हम बात करें एक ऐसे वर्ग की जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तो हम पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये वाली इसके बराबर है तो अन्य भी सभी एक दूसरे के बराबर होगी, तो ये भी क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। हम फिर से बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज की जो 2 भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। यदि वो आपस में बराबर हैं तो ये आकृतियाँ क्या हो गई? सर्वांगसम आकृतियाँ हो गई। अब हम बात करते हैं समरूप आकृतियों की। तो स्टूडेंट, समरूप आकृतियाँ क्या होती है? समरूप आकृतियाँ वे होती है जिनका आकार तो एक जैसा हो लेकिन उनकी माप समान नहीं हो, वो कहलाती है समरूप आकृतियाँ। जैसे एक वृत्त तो हो गया 4 सेंटीमीटर का और एक वृत्त हो गया 5 सेंटीमीटर का, तो दोनों है तो वृत्त आकार में एक जैसे दिख रहे हैं, गोला ही है, वृत्त ही है, प्रकार से ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो गई, इनकी माप अलग अलग हो गई, तो वो कहलाएगी समरूप आकृतियाँ। वे समरूप आकृतियों की परिभाषा क्या होगी? वे वस्तुएं जिनका आकार समान हो परंतु माप समान नहीं हो क्या कहलाएगी? समरूप आकृतियाँ कहलाएगी। वर्ग की भी हम बात करें तो एक वर्ग की भुजा 4 की, एक की 3 की ले लें तो दोनों की माप समान नहीं है लेकिन उनके आकार एक जैसे हैं। वर्ग हमेशा डिब्बा ही दिखता है तो वो एक जैसे दिखेंगे, तो वो होती है समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियाँ। इन दोनों के ऊपर चैप्टर 6 डिपेंड करता है और चैप्टर 6 को पढ़ने से पहले हमें चैप्टर 6 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है थ्योरम। थ्योरम कौन सी? प्रमेय जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 10 प्रमेय को हमें पढ़ना है और वही हमारे चैप्टर को डिपेंड करती है कि हमें कौन से क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हम चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ नोट्स को पढ़ लेते हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ वे आकृतियाँ जिनकी आकार और माप दोनों समान हो। तो यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल है। वर्गों की भुजाएं समान हो तो दोनों वर्ग सर्वांगसम होते हैं, जैसा ये एग्जाम्पल है। समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है तो वो भी सर्वांगसम होते हैं। फिर हम नोट पढ़ते हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों में क्या होता है? एक जैसे दिखाई देते हैं और उनकी माप भी एक जैसी होती है। लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। समरूप आकृतियों में क्या होता है? वो एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनकी माप अलग अलग होती है। तो सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है और सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती है। अगर समरूप त्रिभुज के संगत कोण सभी बराबर हों, तो यदि त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात का मान 1 है तो त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन है इसमें से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो प्रमेय 6.1 हम शुरू करते हैं। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी इसको बोला जाता है, थेल्स प्रमेय भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो दोनों ही भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसके कहने का क्या मतलब है? अपन चित्र बना के देखते हैं। तो एक चित्र बनाए तो एक त्रिभुज की बात उसने करी
जो कि त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC की बात उसने करी। फिर उसने क्या कहा कि एक अन्य भुजा लो जो इस तरीके से त्रिभुज को दो बिंदुओं पर काटती है। इन बिंदुओं को अपन नाम देते हैं D और E। तो यह दो बिंदुओं पर काटते हुए इस BC के समांतर एक अन्य रेखा DE हमने ले ली। फिर इसने क्या कहा कि AD जो है वो इस DB के बराबर हो, मतलब अनुपात में समान हो। तो AD बटे DB, और इधर जो AE है वो इस EC के बराबर हो। यह हमें उसने सिद्ध करने के लिए कहा है कि ऐसा आप सिद्ध करके बताओ। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इस त्रिभुज की रचना करनी है। यहाँ से अपन एक लंब इधर खींचेंगे और एक लंब इधर खींचेंगे। अपन ने इधर लंब खींचा, उसको नाम देते हैं अपन G, और इधर लंब खींचा, इसको नाम देते हैं अपन F। इस तरीके से अपने पास त्रिभुज बन जाएंगे। और जो B है उसको भी E से मिला देंगे और जो D है उसको भी C से मिला देंगे। तो इस तरीके से अपने पास त्रिभुज बन जाएगा। अब अपन को जो सिद्ध करना है उसको लेके चलेंगे। तो AD बटे DB इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वो त्रिभुज अपन को लेने हैं जिनमें AD बटे DB हो। तो सबसे पहला त्रिभुज अपन को दिख रहा है ADE। तो ADE का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। अब त्रिभुजों का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो ADE इसका आधार अपन निकालें तो AD हो गया। तो 1/2 इंटू AD, और इसकी ऊंचाई हम देखें तो EF हो गई। ठीक है। इसी तरीके से अपन को दूसरी भुजा लेनी है DB। तो जो DB वाली भुजा है उस त्रिभुज को ले लो। BDE त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल वैसे ही अपन ज्ञात करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू BD। तो ये BD भुजा हो गई, ये इसका आधार हो गया। ऊंचाई की बात करें तो जो ऊंचाई इस त्रिभुज की थी वही इसी की रहेगी, तो EF ही रहेगी। तो यहाँ पे हम इसका भाग दे लेते हैं। भाग देने पे हमें क्या मिल रहा है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो आंसर क्या मिला, AD बटे DB या BD। ये समीकरण 1 हमने प्राप्त कर ली। अब आगे हम इसको हल करें तो आगे हल करने के लिए हमारे पास AE बटे EC है। तो AE बटे EC बनाना है। इसके लिए इधर वाले जो त्रिभुज हैं वो लेने पड़ेंगे, मतलब AED ले लो और CDE ले लो। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करें AED का क्षेत्रफल। तो AED का क्षेत्रफल 1/2 इंटू AE इसकी भुजा हो गई, इंटू इसकी ऊंचाई क्या हो गई, D से लेकर G तक। इसी तरीके से जो नीचे त्रिभुज है CDE, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो 1/2 इंटू CE या EC अपन इसको बोलेंगे, जो इसका आधार है। और इसकी जो ऊंचाई है वो सेम रहेगी जो DG की ऊंचाई है। फिर से अपन इसका भाग दे लेंगे, इससे ये गया, इससे ये गया। आंसर अपने पास आया AE/EC। ये समीकरण 2। अब हम जानते हैं कि जब भी दो भुजाओं, त्रिभुज की दो समांतर भुजाओं के बीच में जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा एक जैसा ही होता है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम जानते हैं जो ये दो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच में जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज का नाम मैं लिखूँ BDE। तो एरिया ऑफ BDE बराबर होगा एरिया ऑफ CDE। ये समीकरण 3। अब इन समीकरणों से हमें क्या पता चल रहा है कि यदि इनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो ये अनुपात में भी बराबर होगी। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है ADE, ऊपर वाला त्रिभुज, वो बराबर होगा इस BDE के, और बराबर होगा AED बराबर होगा CDE। ये त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। जब ये त्रिभुज बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी अनुपात में बराबर होगी। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हम लिखेंगे AD और इस तरीके से हमने हेंस प्रूव किया कि प्रमेय 1.3
6.1 जो थी हमारी, उसके अंदर कहा था यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समांतर हो तो उनके बीच में बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो जाते हैं, इसलिए इनकी जो संगत अनुपात होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ए डी बराबर होगा ए ई के और डी बी बराबर होगा ई सी के। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसी को आधारभूत की आनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अगली प्रमेय की बात करें, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। यह हमें सिद्ध करना है। जैसे कि हम एक त्रिभुज लें, पिछले वाला हमने त्रिभुज लिया था जिसके अंदर हमने भुजाएं अनुपात में स्थापित करी थी, लेकिन उसने यहाँ कहा है कि भुजाएं अनुपात में है, लेकिन जो हमने तीसरी रेखा बीच में खींची थी इस तरीके से वो हमें दी हुई थी। यहाँ पे ये दी हुई नहीं है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको त्रिभुज को नाम दे लो ए बी और सी। अब यहाँ पे जो हमने ये रेखा खींची है इसको हम डी और ई नाम दे लेते हैं। यह हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि बी सी रेखा समांतर है डी ई के, ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन उसने हमें दिया हुआ क्या है, दिया है ए डी और डी बी समान अनुपात में है और बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये भी समान अनुपात में है। ये बराबर है, ये उसने दिया है, इसलिए समीकरण 1 दे लेते हैं इसको। अब अपन को सिद्ध करना है तो अपन रचना करते हैं। अपन मान लेते हैं कि डी ई बराबर नहीं है बी सी के, समांतर नहीं है बी सी के, इसलिए अपन एक समांतर रेखा डी एफ खींच देते हैं। ठीक है, डी एफ हमने एक रेखा खींची जो कि समांतर है, तो हमने माना डी एफ समांतर है बी सी। तो हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.1 पढ़ी है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी। ये हमने पढ़ा है, ये समीकरण 2 हो गई। इससे हमने मान लिया और हमने ये लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशंस है समीकरण 1 और 2, इस समीकरण 1 और 2 में देखो ये वाला पद और ये वाला पद बराबर आ गया, तो हम इसको लिख लेंगे। ये दोनों इन दोनों के बराबर है, तो हम लिखेंगे ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी। ये हमने लिख लिया। अब इसके दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, एक एक जोड़ देंगे। इसके दोनों पक्षों में हम एक एक को जोड़ दें तो ए ई बटे ई सी प्लस 1/1 बराबर ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1/1। यहाँ भी 1/1 और यहाँ भी 1/1 हमने जोड़ दिया। एलसीएम ले लेंगे हम इनका, तो एलसीएम आएगा ई सी ए ई प्लस ई सी। इसको हल कर लिया। इसको हल करेंगे तो एफ सी ए एफ प्लस एफ सी। अब यहाँ पर चित्र को देखो, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या बन रहा है, पूरा ए सी बन रहा है, तो ए सी अपॉन ई सी बन गया। और ए एफ प्लस एफ सी, ये भी क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है, तो ये भी क्या बन गया, ए सी अपॉन एफ सी। तो यहाँ से ये दोनों पद एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे, तो यहाँ से क्या आया, एफ सी बराबर ई सी। लेकिन ये कब संभव है, जब रेखा डी ई और रेखा डी एफ एक ही बिंदु पर स्थित हो, मतलब समपाती हो। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं क्या होगी, समान अनुपात में होगी और समांतर होगी। तो अतः हमें क्या सिद्ध करना था, बी सी समांतर है डी ई, यह हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, प्रमेय 6.3 की बात करें हम, तो प्रमेय 6.3 में उसने क्या कहा, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए वे समरूप होते हैं। अब हमें यह सिद्ध करना है। क्या कहा उसने कि यदि दो त्रिभुज ए बी और सी, फिर एक अन्य त्रिभुज डी ई और एफ इस प्रकार से हो कि यह जो इनके संगत कोण है ए बी सी डी ई एफ बराबर हो, जैसे कि कोण ए बराबर कोण डी हो, कोण बी बराबर कोण ई हो और कोण सी बराबर कोण एफ हो, तो
त्रिभुज समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है, इन दोनों को समरूप हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन रचना करेंगे। रचना में अपन को क्या करना है, दो त्रिभुज अपन अलग अलग ले चुके हैं, लेकिन जो त्रिभुज ABC है इसकी भुजा AB की माप ले लो, ये कितनी बड़ी है उसकी माप ले लो, और D से लेकर E के बीच में एक चाप इसका लगा दो। AC जो है उसका भी ऐसा ही कर लो, उसकी भी माप लेकर चाप लगाओ और इन दोनों को मिला दो। तो इस तरीके से P और Q एक अन्य बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा जो कि इस तरीके से काटता है। ये तो हो गई हमारी रचना, ठीक है। अब इसकी उपपत्ति हम करते हैं तो हमें रचना से क्या मिला कि जो AB के बराबर क्या काटा हमने, DP काटा है, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ें बराबर क्या कर रखी उसने, दी हुई है। अब हमने AB के बराबर क्या काटा, DP, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर DP, और AC के बराबर क्या काटा, DQ, तो AC बराबर DQ। ये हमने क्या करा, रचना से करा, ठीक है। ये दोनों भी हमने बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हैं और कोण A और कोण D बराबर है, तो त्रिभुज ABC जो है, कोण A और कोण D यहाँ से बराबर है, तो त्रिभुज ABC जो है इस त्रिभुज DPQ के सर्वांग सिद्ध हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण D से त्रिभुज ABC क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DPQ। कौन सा नियम लगा, दो तो भुजाएं हैं तो SAS नियम से, क्योंकि एक कोण हमने उपयोग में लिया A और D। तो अब जब जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग, संगत भुजाएं, संगत कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण P हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण P। यह किससे, इसको कहते हैं अपन CPCT नियम, तो इससे यह सिद्ध हो गया, ठीक है। आगे हल करते हैं। अब जिस प्रकार B P के बराबर हो गया CPCT नियम से, तो C भी किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो C बराबर Q हम लिख सकते हैं, ये भी क्या है, CPCT से है। इसके अलावा कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, यह हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें अपन तो P और E, इस वाले त्रिभुज में देखो P और E, Q और F बराबर होंगे, Q और F बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही त्रिभुज के संगत कोण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बराबर सिद्ध कर ली, ये दी हुई थी, ये रचना से करी और इस त्रिभुज को, इस छोटे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। ये दोनों सर्वांग सम है तो इनके जो कोण है छोटे वाले ये भी आपस में बराबर होंगे CPCT नियम से। B वाला E के बराबर, C वाला F के बराबर दिया हुआ है, और P E का संगत कोण है, Q F का संगत कोण है। ये सब चीज़ें हमने चित्र से लिख ली। अब जब हम इतना कर चुके हैं तो इस वाले त्रिभुज को देखो, PQ समांतर EF हमें दिखाई दे रहा है। क्या है, PQ समांतर EF, तो प्रमेय 6.1 लगेगी, थेल्स प्रमेय, जिसको अपन लिख सकते हैं DP अपॉन PE बराबर होगा DQ अपॉन QF। ये थेल्स प्रमेय से हो गया। अब इसका व्युत्क्रम करते हैं अपन, तो इसको उल्टा लिख देंगे, PE अपॉन DP बराबर QF अपॉन DQ। ये इसका व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम करने के बाद अपन को दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देना है, तो अपन जोड़ते हैं PE अपॉन DP में एक एक जोड़ दिया बराबर QF अपॉन DQ में एक एक जोड़ दिया। LCM लेके इसको हल करेंगे तो आएगा DP और PE प्लस DP बराबर QF प्लस DQ बटे में DQ। ये अपना LCM लेने पर आ गया। अब LCM लेने पर हम इनको जोड़ें, PE प्लस DP, PE प्लस DP क्या हो गया, DE हो गया पूरा, तो DE बटे में DP और बराबर QF और DQ, तो ये QDF बन गया पूरा। तो हमारा ये आ चुका है। इसका व्युत्क्रम कर देंगे अपन, तो DP अपॉन DE हो जाएगा और DQ अपॉन DF हो जाएगा। अब हमने चित्र के अंदर देखा था, क्या देखा था कि जो हमने DP खींची थी वो AB के बराबर खींची थी और जो DQ खींचा था वो AC के बराबर खींचा था। तो जहाँ DP और DQ है वहाँ AB और AC लिख देंगे। तो DP की जगह तो AB हो जाएगा, AB बटे DE, और DQ की जगह AC हो जाएगा, तो AC बटे
डी एफ। इस तरीके से हमारी समीकरण बन जाएगी। अब इसको हम हल करें तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर थी, तो ए बी बटे डी ई, इसको लिख सकते हैं हम बी सी अपॉन डी एफ। ठीक इसी प्रकार से हम हल करेंगे तो अंततः तीनों भुजाएं क्या आ जाएगी, ए बी बटे डी ई बराबर होगी ए सी बटे डी एफ और बराबर होगा बी सी बटे ई एफ। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ गई, अतः हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये यहाँ पर प्रूव हुआ। छः पॉइंट 4 की बात करें, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो जो पिछला हमने किया वही हमें करना है। एक त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, एक हमने लिया डी ई एफ। जो ए बी है इसी के अनुपात में डी पी काट देंगे, ए सी है इसी के अनुपात में क्यू काट देंगे, पी को क्यू से मिला देंगे, तो इस तरीके से दो त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके अंदर दिया क्या है कि ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ये तो उसने दिया है, जो हमने पिछले में सिद्ध किया था वो उसने यहाँ पर हमें दिया है। अब हमसे वो सिद्ध क्या करवा रहा है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज डी पी क्यू के, सॉरी डी ई एफ के। तो ये वाला छोटा त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। चित्र से हमें दिख रहा है डी पी बराबर है ए बी, इसी के बराबर हमने पिछले में काटा था। ए सी बराबर है डी क्यू। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हमें दी हुई है। इसके बाद में अगर हम इसको उपपत्ति में हल करें तो हमें दिया हुआ है ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक है, अब इसके अलावा अपन चित्र से देखें तो चित्र से हमें दिख रहा है डी पी अपॉन डी ई बराबर है डी क्यू अपॉन डी एफ के। अब यहाँ पे पी क्यू समांतर क्या हो गई, ई एफ हो गई, क्योंकि क्या है थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय से ये दोनों समांतर हो गई। कोण पी बराबर किसके है, कोण ई के, जो कि संगत कोण है। पिछले वाले सवाल में भी यही हमने किया था। कोण क्यू बराबर है एफ के, ये भी संगत कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे दो समरूपताएं हो गई ए ए। तो ए ए समरूपता से जो त्रिभुज हैं, छोटा वाला त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ, इस तरीके से त्रिभुज बनाया था हमने, जिसके अंदर दो त्रिभुज बने थे डी ई एफ पी क्यू। तो डी पी क्यू डी ई एफ छोटा वाला बड़े वाले के समरूप हो गया, क्योंकि ये वाले कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 हम इसको दे लेते हैं। आगे हल करते हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूपता नियम से इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समरूप हो जाएगी, अनुपात में बराबर हो जाएगी। तो डी पी अपॉन पी ई किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ई एफ के, क्योंकि समरूपता का नियम कहलाता है। तो इससे हम लिखेंगे इसको डी पी अपॉन पी ई बराबर हो जाएगा पी क्यू अपॉन ई एफ। ये हो गया समरूपता नियम। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको हल करें तो डी पी और पी क्यू को हमने कुछ लिखा था, तो वहाँ से हम लिख देते हैं डी पी बराबर हमने लिखा था ए बी और बटे में है पी ई, इसको बराबर लिख देंगे अपन पी क्यू अपॉन ई एफ के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ था कि ए बी जो तीनों भुजाएं थी वो तीनों भुजाओं के बराबर थी, तो हमें दिया हुआ था, हम लिख लेते हैं ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ। यह हमें दिया हुआ था, हमने आगे लिखा था, वहाँ देख सकते हैं आप। तो वहाँ पे हमने इसको लिखा था कि ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर होने की वजह से अब हमारी जो ये दोनों कंडीशंस थी ए बी बटे पी ई और ये वाली दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू बटे ई क्यू बराबर बी सी बटे ई एफ। तो इस तरीके ये दोनों बराबर मिल गई, तो पी क्यू बराबर बी सी है। तो इसी प्रकार जो ए बी बराबर हमने डी पी लिखा था और
BC बराबर PQ हमें चित्र से दिख रहा है, AC बराबर हमने DQ वहाँ पर खींचा था चित्र से, तो ये तीनों ही बराबर हैं, तो AS नियम लगेगा, तीनों भुजाओं में SS नियम लगेगा। तो त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग हो गया त्रिभुज DPQ के, जो हमारा इधर वाला ये छोटा वाला त्रिभुज है इसके बराबर हो गया। अब DPQ इसके बराबर है तो जो हमारे त्रिभुज है वो भी समरूप होंगे, तो ABC समरूप हो गया त्रिभुज DPQ, और ABC ही समरूप भी हो गया जो छोटा वाला त्रिभुज है, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज है DEF, ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज उस बड़े वाले त्रिभुज ABC के समरूप हो गए। यह हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रमेय की बात करें, यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत भुजाएं, जो दो भुजाएं होती है वो परस्पर समानुपाती हो तथा उनके मध्य का एक कोण भी बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब उसने फिर से हमसे क्या कहा कि एक त्रिभुज ABC है, सभी में सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ें हमें लेके चलनी है, ABC और DEF। इसमें क्या कहा उसने कि यदि AB बराबर BC हो, मतलब AB बराबर परस्पर समानुपाती है, मतलब AB बटे DE बराबर है AC बटे DF, ये दोनों भुजाएं समानुपाती हो और इनका कोण A और कोण D जो है ये वाला, ये भी आपस में बराबर हो, तो फिर हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हमें सिद्ध करके देना है। तो हम वही करेंगे, फिर से रचना करेंगे, AB और AC के समांतर DP और DQ खींच देंगे, ठीक है, वही हमने किया। अब यहाँ पे रचना से हमें मिल रहा है AB DP के बराबर, AC DQ के बराबर है, और इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये वाला कोण उसने ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है। तो हम उपपत्ति करते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में। तो उसने क्या क्या दिया, हमें AB DP के बराबर मिला रचना से, AC DQ के बराबर मिला रचना से, और कोण A बराबर कोण D उसने ही दिया हुआ है। तो ये तीन चीज़ें हो गई SAS, ये SAS सर्वांग समता हो गई, और त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज दोनों ही क्या है, सर्वांग सम है। अब चूंकि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके साथ में जो उसने हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो AB बटे DE, AB बटे DE बराबर AC बटे DF। ये इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा कि जो AB बराबर DP और AC बराबर DQ है रचना से, उसको हम इन AB और AC की जगह लिख देंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा अपन को DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। अब जब ये वाली कंडीशन बन जाती है तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग समानुपात में हो गए, तो दोनों ही त्रिभुज यहाँ पर क्या हो गए, समान अनुपात में हो गए, तो ये दोनों ही रेखाएं क्या है, समांतर है। ये हम थेल्स प्रमेय 6.1 से लेकर चल रहे हैं। तो ये दोनों ही समांतर हो गई, तो P बराबर E हो गया, संगत कोण है, और Q बराबर F हो गया, ये भी संगत कोण है। तो ये दो कोण एक साथ समरूप हो गए, तो दोनों कोण एक साथ A नियम की समरूपता लग गई, तो त्रिभुज DPQ जो है वो समरूप हो गया DEF के। और हमें पहले से दिया हुआ था कि ABC बराबर है किसके, DEF के, तो हम यहाँ पर DPQ की जगह लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यह हमारा सिद्ध हुआ। 6.6 में हमें दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, एक हमने ले लिया ABC, एक हमने ले लिया DEF। और दोनों ही त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यह हमें उसने दे रखा है। और सिद्ध क्या करने की कहा उसने कि जो एरिया ऑफ ABC होगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समानुपात में इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इन दोनों की जो भुजाएं हैं AB DE, इसके वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और BC अपॉन EF के वर्ग के बराबर हो जाएगा, और इसी तरीके से AC अपॉन DF के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है।
और समरूप है, ये हमें उसने दे रखा है। तो हमें समरूपता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो अपन इसमें क्या करेंगे, एक लंब खींच लेंगे। ए से लेकर एल हमने खींच लिया और डी से लेकर एम हमने खींच लिया, दो अलग अलग त्रिभुज बन गए। अब हम जानते हैं ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं, तो संगत कोण समान होंगे इनके। ये जो ए बी सी है इस डी ई एफ के समरूप है, तो इनके संगत कोण समान होंगे। तो ए बी सी जो है वो डी ई एफ के बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, ये आपस में बराबर होंगे। तो अगर संगत भुजाएं बराबर संगत कोण बराबर हैं, त्रिभुज भी समरूप है, तो इनकी जो संगत भुजाएं होती है ये भी समान अनुपात में बराबर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये समीकरण एक हो गई हमारी, ये हमें उसने दे रखा है। अब हम छोटे छोटे त्रिभुजों को ले लेते हैं जो हमने बनाए। सबसे पहले ए एल बी और उसके बाद में डी एम ई, दोनों ही समरूप है, तो दोनों ही त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो त्रिभुज डी एम ई, ये दो त्रिभुज हमने ले लिए। इन दोनों त्रिभुजों में अगर अपन सर्वांग समता को देखें या समरूपता को देखें तो हमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो कोण एल बराबर कोण एम, इसको हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री का समकोण है। बी बराबर ई, यहीं पे उसने दे दिया है, तो इसको हम लिख देंगे बी बराबर ई। अब कौन सा नियम लग गया, ए नियम लग गया। ए नियम लग गया तो ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और इनकी समरूपता अगर हमने सिद्ध कर दी है तो इनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होगी। तो ए एल किसके बराबर होगी, डी एम के बराबर होगी। और ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, डी ई के बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए एल अपॉन डी एम बराबर होगा ए बी बटे डी ई। ये समीकरण 2 आपके हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, हमें क्या दिख रहा है, ए बी बटे डी ई इन दोनों के बराबर थी और ए बी बटे डी ई ए एल अपॉन डी एम के बराबर है। तो ये सभी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इन सभी को एक साथ हम लिख लेंगे। तो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर ए एल बटे डी एम। समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण यहाँ पर तीनों ही बराबर हो गई। उसके बाद में जो हमारे त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अपन निकालेंगे और उनके अनुपात को हम चेक करेंगे। हम निकालें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो 1/2 ए बी सी का आधार है बी सी और ऊंचाई है उसकी ए एल जो हमने लंब खींचा है, और इसकी है 1/2 इंटू ई एफ और इसकी ऊंचाई है डी एम। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, बी सी अपॉन ई एफ, इससे ये कट गया, और ए एल अपॉन डी एम, यह हमें यहाँ पे समीकरण 4 मिल गई। अब समीकरण 3 व 4 देखो, 3 हमने पिछली में लिखी थी, देख लेना क्या है, और उसके बाद में अपन समीकरण 4 प्राप्त कर चुके हैं। तो हमें समीकरण 3 और 4 से क्या मिल रहा है, कौन किसके बराबर है, ए एल और अपॉन में डी एम वो बी सी अपॉन ई एफ के ही बराबर है। समीकरण 3 देख लेना। तो वहाँ से अपन लिखते हैं बी सी अपॉन ई एफ और इसकी जगह भी लिख देते हैं अपन बी सी अपॉन ई एफ। तो इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ का वर्ग, समीकरण नंबर 5। और हमने समीकरण, जब समीकरण 1 से हम जानते हैं कि हमें ये प्राप्त है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पे हमें समीकरण 6 प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 6 और 5 को देखें तो ये और ये चीज़ इन दोनों के बराबर होगी, तो इस वजह से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये वाली इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा हेंस प्रूव। नेक्स्ट 6.7 है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी होते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी जिसका बी कोण समकोण
बी से लंब डाला जाए डी पर तो वो भी समरूप और लंब हो जाता है। तो हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है जिसके अंदर बी बराबर 90 डिग्री है और BD लंब है AC पर, और हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है ये त्रिभुज ABC इस ABD और BDC के लंब परस्पर समरूप है। इसके अलावा और भी हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB जो है वह BCD के समरूप है। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज ले लेंगे, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC और एक छोटा वाला त्रिभुज ADB। दोनों के अंदर हम देखें तो कोण A दोनों में ही उभयनिष्ठ है। इसके अलावा कोण B और कोण D दोनों में 90 डिग्री का है। दो चीज़ें हो गई, तो ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए, ABC समरूप हो गया ADB के। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हम करें तो दो अलग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC। इसके अंदर भी C उभयनिष्ठ है और B बराबर है D। तो फिर से वापस से समरूपता इनकी सिद्ध हो गई, समीकरण 2 हो जाएगी, ये दोनों त्रिभुज समरूप। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा, ADB जो है वो समरूप है BCD के। तो ये समीकरण 3, और ये तीनों ही चीज़ें हमने सिद्ध कर दी। काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। पॉइंट 8 सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें फिर से वही चित्र बनाना है त्रिभुज। तो हम सिद्ध कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होता है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सेम चित्र बनेगा, वही B पे समकोण है, D पे लंब डला हुआ है, A यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण है और D और B दोनों ही त्रिभुजों के अंदर समकोण को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए A समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब जब इनमें A समरूपता लग चुकी है तो अपन इसको लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर AB बटे AC। इसको हल करेंगे तो अपन को मिल जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से अन्य दो त्रिभुज हम लेंगे जो कि BDC है और दूसरा बड़ा त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज BDC और ABC को हम लेंगे, तो इसको भी अगर अपन हल करते हैं तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे, इसके अंदर भी अपन को कोण B और कोण D यहाँ पर 90 डिग्री का मिल रहा है। इसके अलावा कोण C बराबर कोण C, ये भी 90 उभयनिष्ठ कोण है। तो A समरूपता से ये भी समरूप है, और समरूप होने के कारण इसको अपन लिख सकते हैं DC बटे BC बराबर BC बटे AC। इसको सोल्व करेंगे तो BC का स्क्वायर हो जाएगा और AC इंटू DC हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 को अपन जोड़ देंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। यहाँ आएगा आपके DC। इनको अपन जोड़ देंगे तो जोड़ने पे अपन को मिल जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ये समीकरण यहाँ पर सोल्व हो जाएगी और ये हुआ हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ लिया है। 8 प्रमेय हमने पढ़ी है। 8 में से जो फर्स्ट, सेकंड और एक क्षेत्रफल वाली और उसके बाद जो पाइथागोरस प्रमेय थी वो इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे, तो उनको सोल्व कर लीजिए। और 4 नंबर का चैप्टर है तो आराम से इसको आप कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के